नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी लेकर आई हूँ आपके लिए हिंदी की ऑनलाइन क्लास। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस कक्षा में। तो देखिए बच्चों, हम पढ़ रहे हैं यूपी बोर्ड 12th क्लास हिंदी और अभी तक हमारे यूपी बोर्ड 12th क्लास हिंदी के सिलेबस में गद्य गरिमा देख लीजिए, काव्यांजलि देख लीजिए, तो ये पूरे हो गए हैं। आज हमारा अभी जो चल रहा है वो है कथा साहित्य, और कथा साहित्य में अभी तक हम 4 कहानियाँ पढ़ चुके हैं। पहली कहानी थी हमारी ध्रुव यात्रा, दूसरी कहानी थी हमारी पंचलाइट, तीसरी कहानी थी हमारी लाटी और चौथी कहानी थी हमारी बहादुर। आज हमारी अंतिम कहानी है और जिसके लेखक है शिव प्रसाद सिंह। तो यानी कि यूपी बोर्ड 12th क्लास हिंदी की जो कहानी है कर्मनाशा की हार, जो लिखी गई है शिव प्रसाद सिंह जी के द्वारा। तो इस कहानी के जो लेखक है उनका आज हम जीवन परिचय पढ़ेंगे और जानेंगे कि किस तरह का व्यक्तित्व था, किस तरह के व्यक्ति के धनी थे और कौन कौन सी कृतियों की रचना की थी इन्होंने। और उसके बाद हम कुछ पंक्तियों में जानेंगे कि कर्मनाशा की हार क्या है, उसका कथानक क्या है और किस तरह की ये कहानी है, किस शैली की है। उसके बाद अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे इस कहानी को बड़े विस्तार ढंग से, बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो शुरू करते हैं यहाँ पर शिव प्रसाद सिंह जी का जीवन परिचय। ये है हमारे शिव प्रसाद सिंह जी और यह है उनका व्यक्तित्व। पहले व्यक्तित्व आ जाता है, फिर उनका कृतित्व पढ़ लेंगे। तो देखिए, शिव प्रसाद सिंह का जो जन्म है 19 अगस्त 1928 ईस्वी में वाराणसी जिले के एक किसान परिवार में हुआ था। कब हुआ था? उनका व्यक्तित्व की बात करते हैं तो आपको यहाँ जीवन से जुड़ी हुई बातें लिखनी है, और कृतित्व की बात करते हैं तो आपको उनकी रचनाओं की बात लिखनी है। ठीक है, तो व्यक्तित्व में शिव प्रसाद सिंह का जो जन्म है कब हुआ था? 19 अगस्त 1928 में वाराणसी में हुआ था, और वाराणसी में एक किसान परिवार में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम था चंद्रिका प्रसाद सिंह। क्या नाम था? चंद्रिका प्रसाद सिंह, याद रखना है। और आपकी शिक्षा वाराणसी के उदय प्रताप विद्यालय और हिंदू विश्वविद्यालय बहुत बड़ा विद्यालय है ये वाराणसी, जिसे काशी भी कहा जा सकता है, जिसे बनारस भी कहा जाता है। यानी कि वाराणसी, बनारस, काशी आप एक ही जगह बोल सकते हो। तो वहां पर हिंदू विश्वविद्यालय, वहां से उन्होंने एमए किया, पीएचडी तक की जो शिक्षा प्राप्त करी थी। देखिए, फिर से हम पढ़ लेते हैं एक बार कि शिव प्रसाद सिंह जी का जन्म 19 अगस्त 1928 ईस्वी में वाराणसी जिले के एक किसान परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम चंद्रिका प्रसाद सिंह था, और आपकी जो शिक्षा है वह वाराणसी के एक उदय प्रताप, अगर विद्यालय स्कूल की शिक्षा के बारे में बात करते हैं, स्कूली शिक्षा की बात करते हैं तो उदय प्रताप विद्यालय से हुई थी। और कॉलेज की बात करते हैं, स्कूली शिक्षा के बाद में जब वो कॉलेज में एंटर हुए थे तो हिंदू विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए किया था, और पीएचडी तक की पढ़ाई उन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय तक में की थी। आगे चलते हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, ये भी बहुत बड़ा विद्यालय है बच्चों। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष भी रहे थे। आपका लेखन क्षेत्र व्यापक रहा। व्यापक का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा। व्यापक का मतलब होता है बहुत बड़ा, बहुत बड़ा बोल सकते हैं, बहुत बड़ा। आपने आलोचना, शोध का मतलब होता है इन्वेंशन, ठीक है, यानी अन्वेषण भी बोल सकते हैं, संपादन, जीवनी, कहानी, नाटक, उपन्यास आदि सभी दिशाओं में काम किया है। तो कौन कौन सी गद्य की विधाओं में काम किया है? देखिए, तो हम बोल सकते हैं कि गद्य के लेखक थे। ये किसके लेखक थे? गद्य के लेखक। और गद्य की विधाओं में उन्होंने आलोचना लिखी है, शोध किया है, संपादन किया है, जीवनी लिखी है, कहानी लिखी है, नाटक लिखे हैं, उपन्यास लिखे हैं, तो आदि दिशाओं में भी काम किया है। इनका निधन 28 सितंबर 1998 ईस्वी को वाराणसी में हुआ था। किनका निधन? शिव प्रसाद सिंह जी का निधन 28 सितंबर 1998 ईस्वी में वाराणसी में ही इनका निधन हो गया था, और वाराणसी में ही इनका जन्म हुआ था। तो याद हो गया सभी को, समझ में आ गया? ठीक है, आगे चलते हैं हम उनके कृतित्व की तरफ कि कृतियां कौन कौन सी है। तो शिव प्रसाद सिंह जी के देखिए, आपकी 5 कहानी संग्रह है। कितने? 5 कहानी संग्रह। उसमें पहला है आर पार की माला, नंबर 2 है कर्मनाशा की हार, नंबर 3 है यहाँ पर मुर्दा सराय। तो ठीक है, इन्हें भी इंतजार है। ठीक है, नंबर 4 है इन्हें भी इंतजार है, तथा भेड़िए। ये हो गई 5 कहानी संग्रह। ठीक है, ये प्रकाशित हो चुके हैं। कौन कौन से? आर पार की माला, कर्मनाशा की हार, मुर्दा सराय, इन्हें भी इंतजार है, और भेड़िए, ये प्रकाशित हो चुके हैं। ये कहानी संग्रह है बेटा, कहानियां नहीं, कहानी संग्रह बोलेंगे।
एक नाटक घाटियां गूंजती है तथा 2 उपन्यास है अलग अलग वैतरणी तथा गली आगे मुड़ती है भी प्रकाशित हो चुके हैं। यानी कि जितनी भी उनकी कृतियां हैं, 5 कहानी संग्रह है, एक नाटक है, 2 उपन्यास है, सारे प्रकाशित हो चुके हैं। ठीक है ना। आगे चलते हैं। कथा शिल्प एवं भाषा शैली। शिव प्रसाद सिंह की कहानियों में सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन के समसामयिक विविध पहलुओं को चित्रित किया गया है। ग्राम अंचलों के प्रति आपका विशेष लगाव था। अब देखिए क्या कहा गया है कि शिव प्रसाद सिंह जी की जितनी भी कहानियां हैं वो सामाजिक और राष्ट्रीय धरातल पर लिखी गई है। सामाजिक धरातल पर समाज की विशेषताओं को बताई गई है, सामाजिक पहलुओं को बताया गया है और राष्ट्रीयता की भावना भी इन कहानियों में देखने को मिलती है। समसामयिक का मतलब होता है उस समय की विविध पहलू, अलग अलग प्रकार के, विविध यानी अलग अलग, अनेक, ठीक है, पहलुओं को चित्रित किया गया है। ग्राम अंचल यानी कि ग्रामीण, ग्रामीण बोल सकते, ग्रामांचल का मतलब होता है ग्रामीण। ग्रामीणों के प्रति आपका विशेष लगाव था। दादी माँ, पाप जीवी, बिंदा राजा, हाथ का दाग, केवड़े का फूल, सुबह के बादल, अरुंधति, मुर्दा सराय आदि आपकी श्रेष्ठ कहानियां हैं। तो श्रेष्ठ कहानियों की बात करते हैं तो ये इन कहानियों के आपको नाम लिखने हैं। दादी माँ, पाप जीवी, बिंदा महाराज, हाथ का दाग, केवड़े का फूल, सुबह के बादल, अरुंधति और मुर्दा सराय। मुर्दा सराय उनका कथा संग्रह भी है। ठीक है, आदि श्रेष्ठ कहानियां हैं। मानव के प्रति आप में गहरी संवेदना रही है और विशेषकर उस मानव के प्रति जो व्यक्तिगत और सामाजिक समस्याओं व रूढ़ियों से ग्रस्त हो। आप समन्वयशील विचारक थे। ठीक है, जीवन का यथार्थ प्रस्तुत करते हुए आप उसे नैतिक समाधान देते रहे हैं। यह नैतिकता पुराने आदर्शों से जुड़ी हुई है किंतु बौद्धिकता और तर्क की कसौटी पर भी खरी उतरती है। अब देखिए क्या बात बताई गई है यहाँ पर कि जीवन का यथार्थ क्या होता है? जीवन की सच्चाई, जीवन की कोई सच्चाई है उसको प्रकट करते हुए, यानी कि जीवन के यथार्थ को प्रस्तुत करते हुए आपने नैतिकता का भी विशेष ध्यान रखा है। यानी कि अपने मॉरल वैल्यूज को नहीं गिराया है, उन्होंने नैतिक मूल्यों का भी ध्यान रखा है। और ये नैतिकता पुराने आदर्शों से जुड़ी हुई है कि पुराने आदर्श क्या थे, पुरानी बातें क्या थी, उन चीजों से उन्होंने नैतिकता को जोड़ के रखा हुआ है। लेकिन बौद्धिकता की कसौटी पर भी खरी उतरती है। केवल नैतिकता का ही ध्यान नहीं रखा है, उन्होंने अपनी बुद्धि कौशल का भी ध्यान रखा है, बौद्धिकता का भी ध्यान रखा है। यहाँ पर आपकी कहानियों में निम्न वर्ग समझते हो आप, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। ठीक है, जातिगत भेदभाव होता है, सामाजिक भेदभाव होता है, ये वर्गों में बांट दिया है समाज को। ऐसे निम्न वर्ग के प्रतिनिधि पात्र स्थान पाते हैं। यानी कि उन्होंने जितनी भी कहानियां लिखी है उनमें निम्न वर्ग और सामाजिक व्यवस्था से जो ग्रस्त है, सामाजिक पीड़ा को जो सहन करने वाले लोग हैं, उनके ऊपर ये कहानियां लिखी है। तो सामाजिक धरातल और ग्रामांचल यानी कि ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी हुई कहानियों को ये लेकर आए हैं। चरित्र चित्रण व्यक्तिपरक तथा मनोवैज्ञानिक होता है। व्यक्तिपरक यानी कि किसी एक व्यक्ति को लेके, एक व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमने वाली कहानी को लिखा है, और या फिर मनोवैज्ञानिक, उसका मनोवैज्ञानिक रूप यहाँ प्रकट कर रहा है कि मानसिक रूप से वो कितना व्यथित हो जाता है, दुखी हो जाता है। बाहरी समस्याओं की पृष्ठभूमि में पात्रों के मनोद्वंद को उभारने में भी आप विशेष कुशल हैं। पात्रों के बीच में एक द्वंद आ जाता है, मनोद्वंद यानी मानसिक रूप से कोई एक उथल पुथल चलती है, उसको बोलते हैं मनोद्वंद कहते हैं। तो पात्रों के यानी कि जो भी आपके चरित्र है, जो भी व्यक्तित्व है, जो भी आपने पात्र लिए हैं, उनके मन के अंदर एक उथल पुथल को व्यक्त करा है, तो उस उथल पुथल को व्यक्त करने में आप माहिर है। ठीक है, कहानियों की भाषा प्रांजल है किंतु व्यवहारिक और लोक जीवन की शब्दावली के सटीक प्रयोग की विशेषता उसमें सर्वत्र मिलेगी। यानी कि कितनी भी प्रांजल हो लेकिन सरल भाषा, क्योंकि वास्तविक धरातल, ग्रामीण धरातल, सामाजिक धरातल से जुड़ी हुई है, इसलिए वो जो भाषा है वो इतनी सरल और सटीक है कि उसके प्रयोग में एक विशेषता देखने को मिलती है और वो उनकी सारी कहानियों में एक समान देखने को मिलती है। ठीक है, आगे चलते हैं हम बच्चों कि आपकी रचना शैली सरल, सहज और चित्रात्मक है। रोमानी भावात्मकता और कवित्वपूर्ण वर्णनों के कारण आपकी कहानियां अत्यंत मोहक और मर्मस्पर्शी हो उठी है। क्या कहा गया है कि आपकी जो रचना है, रचना शैली है, वो कैसी है? बिल्कुल सरल और सहज है। सरल यानी आसानी से उसको ग्रहण किया जा सकता है, बोधगम्य है, आसानी से समझ में आ जाती है। और चित्रात्मक है, यानी कि शब्दों का गठन इस प्रकार से किया गया है कि चित्र उभर कर आंखों के सामने आ जा सकता है, उसको कहते हैं चित्रात्मकता।
रोमानी भावात्मकता और कवित्वपूर्ण वर्णों के कारण, कवित्वपूर्ण यानी कि कविता भी झलकती है, ऐसा लगता है कविता लिखती है किसी कवि ने। यहाँ पर लेखक ने एक कहानी का वर्णन किया है, लेकिन कोई कविता उभर कर आ रही है तो कवित्वपूर्ण वर्णन कहा जाएगा। आपकी कहानियां अत्यंत मोहक और मर्म स्पर्शी यानी कि दुख को प्रकट करने वाली है, उसको कहते हैं मर्म स्पर्शी। हमारे हृदय के अंदर कोई मर्म है, उसको छूने वाली होती है, हमारे भावों को छू जाती है, जो हमारे मन को छू जाती है, उसे बोलते हैं मर्म स्पर्शी कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए कर्मनाशा की हार कहानी का उल्लेख किया गया है कि आपकी ये प्रसिद्ध कहानी है। कर्मनाशा की हार एक कथा संग्रह भी है, ठीक है, और कथा संग्रह से ही ली गई है, ठीक है, कथा संग्रह से ली गई है, जिसका अनुवाद अंग्रेजी, जर्मन और डैनिश, रूसी भाषाओं में हो चुका है। अब अगर आपके आ जाता है कि कौन सी ऐसी कहानी है जिसका अनुवाद अंग्रेजी, जर्मन, डैनिश और रूसी भाषाओं में हुआ है, तो आपको क्या टिक करना है, कर्मनाशा की हार, और किसके द्वारा लिखी गई है, शिव प्रसाद सिंह जी के द्वारा लिखी गई है। रूसी में अनुदित हिंदी कहानियों के संलग्न चिनगारिया बुझी नहीं की भूमिका में विक्टर वालिन लिखते हैं। इस कहानी की मुख्य विशेषता है कि नाटकीय संघर्ष और पुरानी पड़ती रूढ़ियों के प्रति मानवीय आदर्शों की लड़ाई का चित्रण किया है। कि विक्टर वालिन ने क्या लिखा है कि नाटकीय, इसकी मुख्य विशेषता बताई है कि नाटकीय संघर्ष तथा पुरानी पड़ती रूढ़ियां, पुरानी रूढ़ियां, नाटकीय संघर्ष है, एक संघर्ष को व्यक्त किया गया है, उसके बाद में जो पुरानी रूढ़ियां हैं उनके प्रति मानवीय आदर्शों की लड़ाई का चित्रण किया है कि मानव उन रूढ़ियों के साथ में किस प्रकार से, उसके आदर्श किस प्रकार से एक द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न कर देते हैं, उस स्थिति को यहाँ व्यक्त किया गया है। भैरव पांडे यह बात स्वयं अनुभव करते हैं कि मानवीय संबंधों के संघर्षमय संदर्भ में असली मानवता क्या है। तो इस तरह से यहाँ पर एक पात्र दे दिया है कि भैरव, क्या नाम है, भैरव पांडे, और भैरव पांडे के ऊपर ये कहानी लिखी गई है कर्मनाशा की हार, जो समाज में उन गरीब तबकों के लिए, उन मर्म स्पर्शी अनुभवों को व्यक्त करने के लिए यहाँ पर रूढ़ियों और मानव आदर्शों के बीच का द्वंद्व बताया है कि किस प्रकार से एक परिपाटी से चलती आ रही रूढ़ी प्रथा के साथ में जो आदर्शवादी जो लोग हैं, मनुष्य है, वो किस प्रकार से अपना जीवन, संघर्षमय जीवन यापन करता है। तो इस कहानी को देखिए बच्चों, हम अगले लेक्चर में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे और जानेंगे कि कर्मनाशा हार के अंदर शिव प्रसाद सिंह जी ने अपने किस प्रकार के विचारों को व्यक्त किया है, किस प्रकार के विचारों को अभिव्यक्त किया है, क्या बताने का प्रयास किया है, इस कहानी को लिखने के क्या उद्देश्य है, ये वगैरह जितनी भी सारी बातें हैं वो हम कहानी को पढ़ने के बाद जानेंगे। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो यहीं समाप्त होता है। शिव प्रसाद सिंह जी का जीवन परिचय आज हमने पढ़ा, जाना, उनका व्यक्तित्व किस प्रकार का है, क्या क्या कृतियाँ हैं उनके 5 कहानी संग्रह है, एक नाटक है, 2 उपन्यास है, इतने सारी धरोहर को लेकर उन्होंने अपना जीवन यापन करा है। और इसके साथ आज का हमारा लेक्चर समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम लेकर आते हैं कर्मनाशा की हार कहानी, जो लिखी गई है शिव प्रसाद सिंह जी के द्वारा। तो अभी के लिए धन्यवाद।